नमस्कार, मेरा नाम हर्षल चौधरी है और मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2018 में प्रथम स्थान अर्जित किया है। 1575 में मेरे 1023 मार्क्स हैं। मैंने एनआईटी रायपुर से बीटेक किया है माइनिंग में। 2013 में मैं पास आउट हूँ और 2013 से अभी तक मैं कोल इंडिया में एक असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ और मैंने जॉब के साथ साथ ही अपनी प्रिपरेशन, वर्क और पढ़ाई को बैलेंस करते हुए की है। एमपीपीएससी 3 स्टेज में कंडक्ट होता है: प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन अमूमन दिसंबर के आसपास आ जाता है, कभी कभी जनवरी तक आता है। फरवरी टू मार्च में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। इसके बाद 2 से 3 महीने का गैप होता है, जिसके बाद मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। उसके बाद फिर से उसके रिज़ल्ट आने के बाद 2 से 3 महीने में इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं और फाइनली दिसंबर से अक्टूबर के बीच में इसके फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। एमपीपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि एमपीपीएससी का एग्ज़ाम मोस्टली मध्य प्रदेश में फोकस्ड है। इसमें मध्य प्रदेश का कवरेज ज़्यादा होता है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह। यूपीएससी एक इंडियन नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें पूरा फोकस इंडिया के ऊपर होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस मुझे समझ में आता है एमपीपीएससी में और यूपीएससी में। बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी एक साथ की जा सकती है कि नहीं। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैं सिर्फ एमपीपीएससी के लिए फोकस्ड था, लेकिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनके अच्छे रैंक भी आए हैं, उन्होंने अपनी पैरेलल प्रिपरेशन की है यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए। तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ पे डिपेंड करता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर्स कंडक्ट होते हैं, दोनों का ड्यूरेशन 2 घंटे होता है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल स्टडीज़ से होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मध्य प्रदेश, स्पोर्ट्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट कवर होता है। इसके अलावा जो पेपर 2 होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड कवर होता है, जो कि स्कोरिंग होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 2-2 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं, दोनों में 100 क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स, मिसलेनियस जनरल नॉलेज, एक्ट्स कवर होते हैं और इसके अलावा भी दूसरे सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं वो सारी कवर होती हैं। पेपर 2 जो होता है वो एप्टीट्यूड का होता है, इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लगभग 2.5 से 3 महीने पहले मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मेरी स्ट्रैटेजी बस यही थी कि इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पे जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें मैं सबसे पहले फोकस करूं और उन टॉपिक्स को कवर कर लूं। इसमें देखा जाता है कि एमपी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में होते हैं, तो मैंने एमपी की प्रिपरेशन के लिए मुकेश महेश्वरी की बुक और पुणेकर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक रेफ़र की थी, जिससे मेरा एमपी का पोर्शन कवर हो गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंस मैंने करंट अफेयर्स को दिया था, जिसके लिए मैंने डेली न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक रेफ़र की थी। इसके अलावा मैंने एक्ट्स प्रिपेयर किए थे तीनों बहुत अच्छे से, जो मैंने बेयर एक्ट्स पीडीएफ फॉर्मेट इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ाई की थी। हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए मैंने लूसेंट्स जनरल नॉलेज की बुक रेफ़र की। अदर मिसलेनियस जीके के लिए भी मैंने लूसेंट जनरल नॉलेज ही रेफ़र किया। क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था तो एप्टीट्यूड में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई। मैंने एप्टीट्यूड के लिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, जिससे मेरी प्रैक्टिस हो गई। इसके अलावा जो कंटेंट मुझे और जिसको डेप्थ में स्टडी करनी थी उसके लिए मैंने इंटरनेट की सहायता ली। जो एस्पायरेंट्स जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनके मन में अगर कोई भी संशय है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जॉब के साथ की है। हमारा जॉब कितना भी हेक्टिक हो, हम 4 से 5 घंटे पढ़ाई के लिए आराम से निकाल सकते हैं और अगर एक स्टेबिलिटी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ और एक संयम के साथ 4 से 5 घंटे के नियमित पढ़ाई की जाए तो इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। मेंस एग्ज़ाम में 6 पेपर्स होते हैं। जनरल स्टडीज़ का पेपर 1, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी। दोनों पेपर्स 150 मार्क्स के ईच होते हैं। 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, जिसमें 1.5 घंटे में हमें 2 पेपर्स करने होते हैं। पहले पेपर को कवर करने के लिए मैंने मोस्टली इंटरनेट का सहारा लिया है और मैंने mrunal.org के वीडियोस के थ्रू हिस्ट्री पढ़ी है और दूसरे टॉपिक्स के लिए मैंने तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन के जो बुक्स हैं उससे मीडिएवल और एंशिएंट वाला पार्ट कवर किया है। इस तरीके से तमिलनाडु के बुक से मेरा एंशिएंट और मीडिएवल और mrunal.org के हिस्ट्री के वीडियो से मेरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो गया। ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ mrunal.org कवर रेफ़र किया है। उसमें राजतनिल सोलंकी मैम के वीडियोज़ हैं जो कि काफ़ी लूसिड और अंडरस्टैंडिंग है। इन दोनों पेपर्स में जो एमपी वाला पोर्शन है वो मैंने मुकेश महेश्वरी और पुणेकर की बुक, इन दोनों के थ्रू ही कवर किया, जिससे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का एमपी का पोर्शन पूरी तरीके से कवर हो जाता है।
जनरल स्टडीज़ पेपर 3 भी 300 मार्क्स का होता है और इसमें 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में इकोनॉमी आता है और पार्ट 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन कवर होता है। इकोनॉमी के लिए मोस्टली मैंने mrinal.org के वीडियोस के थ्रू अपने खुद के नोट्स बनाए थे। एमपी का पोर्शन मैंने मुकेश महेश्वरी और दूसरी एमपी की पुणेकर वाली बुक से कवर कर लिए थे। पार्ट 2 क्योंकि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हूँ तो एप्लीकेशन पार्ट में बस मुझे मेहनत करनी होती थी, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाला पोर्शन लूसेंट की बुक से कवर किया था और बाकी दूसरा कंटेंट जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है रिमोट सेंसिंग का आईटी का, उसको मैंने इंटरनेट के थ्रू कंपाइल किया था और खुद के नोट्स बनाए थे। जनरल स्टडीज़ पेपर 4 यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए मैंने अरिहंत की बुक सबसे पहले रेफ़र की थी, लेकिन उसमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं, तो बहुत से फ़िलासफ़र्स को कवर करने के लिए मैंने इंटरनेट से सर्च किया, कंपाइल किए खुद के नोट्स। केस स्टडीज़ के लिए मैंने इंटरनेट की बहुत ज़्यादा मदद ली है और उसके बाद खुद के नोट्स कंपाइल किए थे। हमें एक चीज़ पे फोकस करना होगा कि पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, लेकिन अमूमन बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप अपने पेपर 4, 5, 6 को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। पेपर 5 जनरल हिंदी, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और इसके लिए मैंने सिर्फ कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की बुक्स रेफ़र की थी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से बार बार सॉल्व किए थे। पेपर 6 100 मार्क्स का होता है निबंध लेखन और हमें सिर्फ हिंदी भाषा में निबंध लिखना होता है, चाहे हम अंग्रेज़ी माध्यम से परीक्षा दे रहे हो या हिंदी माध्यम से। निबंध के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर बुक रेफ़र नहीं की थी क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ते आता था, तो मुझे आइडिया था कि निबंध किस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन फिर भी आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी निबंध की बुक ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपकी पर्सनालिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस में डेवलप होती है, उसमें आपका ग्रेजुएशन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका वर्क सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन हमको अपनी बॉडी लैंग्वेज वगैरह में वर्क करने के लिए लास्ट में कुछ मॉक्स ज़रूर दे देने चाहिए। मुझे मेहरा सर का बोर्ड मिला था, लगभग 22 से 25 मिनट के बीच में मेरा इंटरव्यू चला था और लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। क्वेश्चंस मोस्टली मेरे ग्रेजुएशन पे, क्योंकि मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, तो माइनिंग, कोयले की खदानें, कोयले के यूजेस, कोयले के अलग अलग फॉर्म्स, इस सब पे बेस्ड थे। उसके बाद मेरे 5 साल की कंपनी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस थे और मेरे एक्सपीरियंस को मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे मैं ब्लेंड करके एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन पाऊँगा, इस पे मुझसे सवाल किए गए थे। इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपकी ड्रेसिंग फॉर्मल हो, क्लीन हो, टाइडी हो, आप क्लीन शेव्ड रहें और इंटरव्यू में आप ये सोच के जाएं कि जिस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर बिहेव करता है, जिस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर का एटीट्यूड रहता है, आप उस एटीट्यूड को लेके चलें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड को लेके चलें और हमेशा अपने आंसर में एक पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करें। इंटरव्यू का व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भरने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेस क्या हैं, हमारी हॉबीज़ क्या हैं। जब आप पूरा अपने आप में एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने व्यक्तिगत विवरण फॉर्म को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे तरीके से, नीटनेस के साथ डिटेल में भरें और उसको भरते समय बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहें, क्योंकि हमारे अमूमन सवाल व्यक्तिगत विवरण फॉर्म के बेसिस पे ही होते हैं। आपके नाम का मीनिंग, आपके पिताजी के, माताजी के नाम का मीनिंग, आपके ज़िले के बारे में, आप जहाँ ग्रेजुएशन आपने किया है उसके बारे में, आपकी जो ब्रांच रही है ग्रेजुएशन में या फील्ड रही है उसके बारे में सवाल होते हैं, हमारे अचीवमेंट्स के बारे में सवाल होते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स के बारे में सवाल होते हैं, हमारी वीकनेसेस के बारे में सवाल होते हैं। तो वन हैज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। एमपीपीएससी का प्रोसेस लगभग 1 साल का प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स का फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट्स डिक्लेयर होने तक। इस दौरान अमूमन देखा जाता है कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे साथ भी ये होता था, जब मुझे संशय होता था कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन सही है कि नहीं है। इसके लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद में भरोसा रखें, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा दूर रहें, पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें और अपनी फैमिली में हमेशा मोटिवेशन ढूंढें, अपनी मदर, अपने फादर से, अपने ब्रदर से, अपने रिलेटिव से मोटिवेशन ढूंढें। आप अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो आप इस प्रोसेस को एन्जॉय करेंगे और आप जब इस प्रोसेस को एन्जॉय करेंगे तो आप में एक नया जज्बा आएगा जिससे आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जितना क्लोजली मैंने इस एग्ज़ाम को देखा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बस ये बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आप अपने नॉलेज को किस तरीके से आंसर शीट में प्रेजेंट कर पा रहे हैं उस चीज़ का टेस्ट है। तो हमेशा मैं बोलते आया हूँ कि एक 2 स्टेप की स्ट्रैटेजी होती है, फ्रॉम बुक टू ब्रेन एंड ब्रेन टू योर आंसर शीट्स। आपने जितना नॉलेज गेन किया उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नॉलेज को प्रैक्टिस करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग करें और उसको आंसर शीट्स में लेके आएँ, क्योंकि आंसर शीट ही एकमात्र ज़रिया है जिसके थ्रू वो एग्जामिनर तक पहुँच रहा है। हमारे आंसर्स में प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ज़रूरी ये नहीं है कि हम किसी टॉपिक में डूब जाएं, ज़रूरी ये है कि हम तैर के निकल जाएं।
बहुत सारे कंसेप्ट्स को एक साथ एक आंसर में डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए अलग अलग कंसेप्ट्स को, अलग अलग डायमेंशंस को कवर करें। हम शॉर्ट लिखें लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ कवरेज, एरिया ऑफ कवरेज ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आंसर में ज़्यादा स्कोर होता है। मैंने हमेशा देखा है कि सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हुए स्टूडेंट्स में एक डर पैदा हो जाता है। उनको लगता है कि कुछ लोग 5 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई दिल्ली से इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, उनको लगता है कि उनका स्टडी मटेरियल सही है या नहीं है। तो मैं बस उनको एक यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपका परिश्रम सही दिशा में है और आप एक राइट फोकस बना के एक कंसंट्रेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं।